जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए संपूर्ण कोर्स लेकर के आए हैं और आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा स्टैटिक हो गया और हिंदी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारी 5वीं वीडियो होगी इतिहास की, ठीक है। और इसमें हम संपूर्ण मौर्य वंश के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। तो चलिए आपको बता दें कि देखिए, आज हम अगर पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, जिसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं, देखिए साथियों, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको ये वाला प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है, इस पे जाना है। क्या नाम है इसका? तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस। यहाँ पे आपको पेट के लिए संपूर्ण क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। तो आप एक बार जरूर जाइए और अच्छे से इसको पढ़िए, और जिससे दोस्तों आपके बहुत सारे नंबर अच्छे से आप ग्रेन कर सकें, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों, आज के हम क्लास में पूरा मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि साथियों मौर्य वंश के बारे में, क्या मौर्य वंश के बारे में, तो साथियों कब से कब तक था, इसका काल क्या था? तो 322 ईसा पूर्व, देखिए याद रखना बीसी, ठीक है। 322 से 185 बीसी यानी 185 ईसा पूर्व तक इसका समय था, किसका? मौर्य वंश का। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए साथियों? तो आपको बताना है कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें कि इनके समय दोस्तों चाणक्य थे, ठीक है, गुरु चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आप लोग उनको जानते होंगे, बहुत ही फेमस थे, ठीक है। चाणक्य थे दोस्तों, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों घनानंद को यानी कि नंद वंश को दोस्तों उखाड़ फेंका था, ठीक है। तो याद रखेंगे किस वंश के पतन के बाद दोस्तों आपका मौर्य वंश आया? तो दोस्तों याद रखेंगे नंद वंश के, ठीक है। तो चलिए साथियों, ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक कौन थे? घनानंद को साथियों पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी? मौर्य वंश की। किसकी सहायता से पराजित किया दोस्तों? तो आपको याद रखना चाणक्य की, आचार्य चाणक्य की सहायता से दोस्तों किसको पराजित करते? चंद्रगुप्त मौर्य, तो घनानंद को, ठीक है। और याद रखना जो आचार्य चाणक्य है दोस्तों, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र नाम है। क्या है साथियों नाम? अर्थशास्त्र नाम है। चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं दोस्तों, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। अब देखिए, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स मत समझना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा दोस्तों। ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? चाणक्य की अर्थशास्त्र। तो आप समझ गए हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किस वंश के बाद आया, ठीक है, किसका किसका सहयोग रहा। अब साथियों, हम मौर्य वंश के जो पहले संस्थापक देखते हैं, जो मौर्य वंश संस्थापक थे यानी पहले राजा, तो कौन होते दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। और इनका समय क्या था? देखिए, इनका समय क्या था, तो हम समय के बारे में अगर बात करते दोस्तों, तो समय इनका क्या था? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों राज किया था, ठीक है। हमने पहले बता दिया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि साथियों ये किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी सहायता से इन्होंने नंद वंश को दोस्तों नष्ट कर दिया और मौर्य वंश की दोस्तों स्थापना कर दी, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जहां तक मौर्य वंश के बारे में आपका ख्याल है ना, तो देखिए हर जगह दोस्तों ये कई जगह कई चीजें मिल जाएंगी। देखिए, जैसे कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों की माता शूद्र जाति की थी, है ना, मुरा नाम की स्त्री थी, ठीक है। और दोस्तों बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो नेपाल का तराई क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे गोरखपुर, तो वहीं का दोस्तों क्षत्रिय कुल के लोग थे, जो कि इसी धर्म इसी वंश के थे, यानी उसी वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे। कहाँ के? बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो साथियों ये कहाँ के थे? जो आपका पड़ता ना गोरखपुर, वहीं के दोस्तों क्षत्रिय कुल के लोग थे, उसी वंश से थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए, एक चीज याद रखना, ठीक है। और देखिए, एक चीज समझना आपको, अगर मैं आपसे बोलूं ना, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए इनके नाम क्या क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों भारत का मुक्तिदाता कहते थे। क्या बोलते थे? भारत का मुक्तिदाता। और एंड्रोकोटस, और दोस्तों सैंड्रोकोटस भी कहते थे। क्या नाम था? एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस भी इनको कहते थे। और आपको बता दें कि सैंड्रोकोटस किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा? तो आपको याद रखना है सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने दोस्तों किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला? तो याद रखना क्या बोला? सैंड्रोकोटस, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि किसने इनको क्या कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब आगे देखते साथियों, आगे क्या कहा गया है। अब देखिए होता क्या है, इनके अगर बात करें प्रधानमंत्री की, यानी इनके दोस्तों जिनके इशारों पे इन्होंने पूरी सत्ता कब्ज की थी, तो कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। चाणक्य का दोस्तों क्या क्या नाम है, तो आपको याद रखना कि इनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, याद रखेंगे। कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, और भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए याद रखिएगा, इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, मैकियावेली दोस्तों एक रचना है द प्रिंस। क्या है रचना? द प्रिंस रचना है दोस्तों, ठीक है। वो भी जो द प्रिंस है ना, वो भी दोस्तों रचना किससे संबंधित? राजनीति शास्त्र से। और दोस्तों इनकी भी रचना क्या है? चाणक्य की, हमने बताया अर्थशास्त्र दोस्तों, वो भी राजनीति शास्त्र से, इसीलिए इनकी तुलना मैकियावेली से कर दी दोस्तों। याद रखेंगे मैकियावेली किसको कहते हैं भारत का? तो दोस्तों किसको कहते हैं? चाणक्य को, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है कि 305 ईसा पूर्व होता है, और यहां पे दोस्तों क्या होता है कि यूनान के एक शासक थे, कि उनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर था नाम। कौन थे? यूनान के शासक थे दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर होते दोस्तों। वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करते हैं, और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? उनको दोस्तों पराजित करते हैं, यानी कि सेल्यूकस निकेटस को हरा देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटस क्या करते हैं दोस्तों? ये अपनी लड़की की शादी, यानी अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराते। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से जब शादी की बात करते हैं ना, कि भैया आप, हम तो आपसे हार चुके, आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास जाते, कहते हैं ऐसी सी बात है, क्योंकि देखिए चाणक्य इनके हिसाब से गुरु थे, ठीक है। तो चाणक्य से पूछते हैं कि क्या मैं इनसे शादी कर लूं? तो चाणक्य ने साफ कहा था, देखिए शादी तो आप कर लेना, मगर एक शर्त उनसे रखना कि भैया जो इनसे हमसे लड़का होगा ना, मतलब जो हेलेना और चंद्रगुप्त का लड़का होगा ना, वो कभी राजा नहीं बनेगा, ठीक है। ये चाणक्य ने कहा था, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने माना भी था। तो आपको बता दोस्तों, जो चंद्रगुप्त से शादी होती ना, तो दहेज के रूप में, ठीक है, दहेज के रूप में सेल्यूकस दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर उनको काबुल हो गया, कांधार हो गया, मकरान हो गया, और दोस्तों हैरात, ये सब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र इनको दिया था। और आपको बता दें 500 हाथी भी दिया था, ठीक है। कितने? 500 हाथी भी दिया था इनको दहेज के रूप में। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का एक राजदूत भी आता है, जिसका नाम था मेगास्थनीज। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दोस्तों क्या होता है? राजदूत भेजते हैं, ठीक है। उनकी बेटी जो आती है ना हेलेना के साथ दोस्तों, एक राजदूत भी आता है मेगास्थनीज, जिसका नाम था। और दोस्तों मेगास्थनीज भारत में रहकर एक इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। किसके दरबार में था वो? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए, और एक चीज याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों व्यापक विजय प्राप्त कर दोस्तों एक प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों। बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था, ठीक है। एक अखिल भारतीय साम्राज्य था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य जी का। किसका दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जी का एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। ये चीज आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, एक दोस्तों लेख होता है, अभिलेख होता है, कौन सा? रुद्रदामन या जूनागढ़ का अभिलेख, याद रखेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों इनके सौराष्ट्र यानी गुजरात विजय के बारे में बताया गया। क्या? गुजरात विजय का उल्लेख किया गया, और साथ ही में दोस्तों बताया गया कि इनके एक राज्यपाल थे, जिसका नाम था क्या? पुष्यगुप्त नाम था दोस्तों। उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसके अनुसार? तो जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि दोस्तों सुदर्शन झील निर्माण के लिए दोस्तों किसने भेजा था? तो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? सुदर्शन झील का। समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए, और आपको बता दें जो जूनागढ़ का अभिलेख है ना, ये दोस्तों पहला संस्कृत में जारी अभिलेख, मतलब कि सबसे पहले अगर कोई संस्कृत में अभिलेख जारी हुआ दोस्तों, तो यही अभिलेख था। कौन सा? जूनागढ़। किसके द्वारा किया गया? तो रुद्रदामन द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दोस्तों कि ये जैन भिक्षुक भद्रबाहु के दोस्तों प्रभाव में आकर अंतिम समय में दोस्तों जैन धर्म को अपना लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेते हैं। और आपको बता दें कि 298 ईसा पूर्व में ये कर्नाटक चले जाते हैं। कहां? श्रवण बेलगोला। कहां दोस्तों? श्रवण बेलगोला दोस्तों जाते हैं, ठीक है। कहां चले जाते हैं दोस्तों अपने अंतिम समय में? तो श्रवण बेलगोला चले जाते हैं दोस्तों। और याद रखेंगे, ठीक है, क्या दोस्तों? याद रखेंगे श्रवण बेलगोला कहां? तो चंद्रगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों। और यहीं पर
संलेखना विधि द्वारा, जिसको संथारा विधि भी कहते हैं दोस्तों, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म का दोस्तों एक व्रत समझ लीजिएगा, जिसमें दोस्तों बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों की आहुति दी जाती है, यानी कि बिना खाए पिए भूखे रहे दोस्तों अपने प्राणों का त्याग करते हैं दोस्तों, यही है संलेखना विधि। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से दोस्तों इनकी मृत्यु जाती है, ये अपने प्राण को त्याग देते हैं। चलिए, अब इनके बाद दोस्तों इनके पुत्र होते हैं, क्या नाम होता है उनका, बिंदुसार। क्या होता है साथियों, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में देखेंगे, इनका समय दोस्तों क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। क्या साथियों, 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक दोस्तों क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। किसका, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त के पुत्र क्या, बिंदुसार का। देखिए, अब बात करते हैं बिंदुसार की, तो इनके पिताजी का क्या नाम था, तो हम पहले बता चुके दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अंतिम समय में क्या किया था दोस्तों, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनके पिताजी ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, अगर बात करते हैं बिंदुसार की मेरे साथियों, तो इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, और इनके दो पुत्र होते हैं। क्या नाम था, इनके दो पुत्र होते दोस्तों, एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। क्या, सुसीम और अशोक नाम था। ठीक है, और अगर बात करते हैं बिंदुसार के दोस्तों अन्य नामों की, तो इनको किन किन नामों से जानते दोस्तों, तो इनको दोस्तों अमित्रघात के नाम जानते हैं। ये संस्कृत भाषा शब्द है दोस्तों, अमित्रघात यानी कि शत्रुओं की हत्या करने वाला। देखिए, अमित्रघात संस्कृत भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं की हत्या करने वाला। ठीक है, वहीं दोस्तों आपको बता दें, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन के नाम जानते हैं। ठीक है, और साथियों देखिए, इन्हें वारिसार के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं, वारिसार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भद्रसार के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, भद्रसार के नाम से दोस्तों वायु पुराण में इनका नाम दिया गया है, और सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके भी प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य ही थे। ठीक है, देखिए इनके पिताजी और इनके समय में चाणक्य ही थे। ठीक है, चलिए ये दोस्तों ये याद रखेंगे कि देखिए एथोनियस के अनुसार दोस्तों एक कहा गया था कि बिंदुसार के समय में दोस्तों एक सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटीयोकस। क्या, देखिए बिंदुसार के समय सीरिया के राजा जिनका नाम था एंटियोकस है ना, क्या नाम था, एंटियोकस। ठीक है, उनसे दोस्तों ये तीन चीजें मांगते हैं। कौन, बिंदुसार तीन चीजें मांगते हैं। कौन कौन सी चीज, एक सूखी अंजीर और शराब और दोस्तों दार्शनिक, ये तीन चीजें मांगते हैं। मगर दोस्तों जो एंटियोकस था वो दार्शनिक छोड़ के दो चीजें भेज देता है, यानी सूखी अंजीर और शराब भेज देता है। किसको, तो याद रखेंगे दोस्तों, किसको, बिंदुसार को। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए सीरिया के शासक, क्या नाम था उनका, एंटियोकस। ठीक, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। कौन सा आया था दोस्तों, डाइमेकस। कहां से आया था, सीरिया से। ठीक है, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में दोस्तों राजदूत बन के आया था। और दोस्तों दो राजदूत आते हैं इसके दरबार में, याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों मिस्र के शासक ठीक है, फिलाडेल्फस दोस्तों टॉलेमी ने द्वितीय, है ना, क्या नाम था, मिस्र के शासक का क्या नाम था, फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय। दोस्तों इन्होंने डायनोसियस है ना नाम का दोस्तों राजदूत भेजते, यानी दो राजदूत आते हैं आपके, एक डाइमेकस और एक डायोनिसियस। ठीक है, ये दो राजदूत आते हैं किसके समय, तो आपको पता होना चाहिए बिंदुसार के समय। और आपको बता दें कि इन्हीं के समय, बिंदुसार के समय दोस्तों तो तक्षशिला होता है, तक्षशिला, वहां पे दोस्तों अशांति फैल जाती है, जिसे बिंदुसार दबाने के लिए अपने दोस्तों पुत्र किसको, सुसीम को भेजता है। किसको, सुसीम को भेज देता है, भैया आप जाइए इसको दबा के आइए, जो ये हो रहा है इसको दबा के आइए। ठीक है, चलिए अब साथियों हम बात करते हैं किसके बारे में, महान अशोक। दोस्तों देखिए आपके हिस्ट्री में तीन दोस्तों महान हुए, एक दोस्तों अकबर को बोलते हैं, एक सिकंदर को, और तीसरा दोस्तों अशोक को। दोस्तों तो अशोक महान, ठीक है, सम्राट अशोक महान। दोस्तों इनके बारे में जो कहा जाए उतना ही कम है। देखिए इनके अगर समय की बात करते हैं तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 269 लिखा दोस्तों 273 कर लीजिएगा। क्या, 273 ईसा पूर्व से 232 तक। क्या, 273 ईसा पूर्व से साथियों 232 तक इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा यानी अशोक, सम्राट अशोक महान के बारे में। सबसे महान शासक हो दोस्तों, ये मौर्य वंश के शासकों में सबसे महान शासक था। देखिए और आपको बता दें इसके बारे में कुछ बता दूं कि देखिए बौद्ध परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है दोस्तों कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके दोस्तों ये किस पे बैठा था, गद्दी बैठा। मगर दोस्तों इसको इतिहासकार मानते नहीं है, क्योंकि दोस्तों
है ना। ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि इसने अपने 99 भाइयों का खून करके दोस्तों यानी उन्हें मार के गद्दी पे बैठा था, तो ऐसा थोड़ा सा अजीब लगता है दोस्तों, इसको खंडित किया गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके समय गुरु कौन थे दोस्तों याद रखेंगे, इसके समय इनके गुरु कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आप याद रखना राधा गुप्त नाम था इनका, और ये चाणक्य के पोते थे। कौन? राधा गुप्त चाणक्य के पोते थे। और आपको बता दें कि अशोक महान के माता पिता कौन थे, तो सुभद्रांगी थी और बिंदुसार थे। ठीक है, याद रखेंगे माता सुभद्रांगी थी और पिता क्या थे, बिंदुसार थे। और दोस्तों याद रखें कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कलिंग युद्ध दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखें दोस्तों कि इनका जब राज्याभिषेक होता है ना उसके 8 साल बाद दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हो जाता है दोस्तों। कहां पर? तो कलिंग कहां पर दोस्तों? उड़ीसा में। और कौन राजा थे वहां के? पद्मनाथ से दोस्तों इनका युद्ध होता है दोस्तों, और इसका उल्लेख आपके 13वें शिलालेख में मिल जाएगा दोस्तों। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में, और इसका वर्णन किस अभिलेख में करवाया चंद्रगुप्त दोस्तों अशोक ने, तो 13वें शिलालेख में करवाएगा। और दोस्तों उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। याद रखें दोस्तों कलिंग युद्ध से दोस्तों बहुत ज्यादा रक्तपात होता है दोस्तों, यहां पर बहुत सी लाशें गिरती हैं जिसको देखकर दोस्तों इनका हृदय परिवर्तन होता है। और आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष नीति को बदल कर दोस्तों धम्म घोष की नीति अपना ली। भेरी घोष क्या होता है दोस्तों? भेरी घोष किसको बोलते हैं, तो युद्ध नीति को हम भेरी घोष बोलते हैं दोस्तों। युद्ध नीति को बदल करके दोस्तों इन्होंने शांति की नीति अपना ली, कहा भैया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और उसी समय दोस्तों ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते साथियों। क्या? बौद्ध धर्म को अपना लेते दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी दोस्तों? याद रखें उपगुप्त ने। किसने दी थी? बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त दोस्तों, इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए एक चीज और याद रखें दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसको? पुत्र महेंद्र और पुत्री क्या नाम था? संघमित्रा को दोस्तों कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। ठीक है, चलिए इसके अलावा साथियों अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। कर्ण हो गया, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और चौपार, ये 4 गुफाएं इन्होंने किसमें? बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने बनवाया था। किसने साथियों? अशोक ने। ठीक है, और सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश में कराया था, ये भी आपको याद रखना। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अशोक जो है ना, अशोक प्रथम ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने दोस्तों अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे प्रजा को संबोधित किया दोस्तों। ऐसे पहले दोस्तों ये बने कि जिन्होंने अभिलेखों के जरिए दोस्तों अपनी प्रजा से एक दोस्तों दिल का लगाव रखा। ठीक है, उनके भावों को दोस्तों उगेरा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, इनको दोस्तों अभिलेखों का जनक भी कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन दोस्तों अशोक ने ही किया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किसने किया मेरे साथियों? तो अशोक के द्वारा ही शिलालेखों का प्रचलन किया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। आपको बता दें कि अशोक ने 14 शिलालेख लिखे। ठीक है, 7 स्तंभ लेख लिखे और 3 गुहालेख लिखे दोस्तों। गुहालेख, शिलालेख और स्तंभ लेख। कितने शिलालेख? 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और 3 गुहालेख। तो चलिए 7 स्तंभ लेखों के बारे में आपको बता दें कौन कहां पे है। तो दोस्तों पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या? देखिए 7 स्तंभ लेख में कौन सा? पहला क्या है? दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख दोस्तों। ये कहां था? तो आपको बता दें ये सहारनपुर में था। कहां है सहारनपुर? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, दिल्ली टोपरा दोस्तों स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था, जिसे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, दिल्ली खुदवा लाया था। ठीक है, दूसरा दोस्तों दिल्ली मेरठ था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दोस्तों जिसे फिर ये भी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक मेरठ से उखड़वा करके दिल्ली ले आया था। ठीक, 2 हो गए। तीसरा दोस्तों है लौरिया अर्राज शिलालेख दोस्तों। ये कहां है दोस्तों? ये बिहार के चंपारण में था। कहां पर? बिहार के चंपारण जिले में था। ठीक है, तीसरा है लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों, ये भी बिहार के चंपारण में दोस्तों। 5वां है दोस्तों रामपुरवा दोस्तों। रामपुरवा ये भी कहां है? बिहार के चंपारण में था। ठीक है, और दोस्तों छठा है कौन सा? प्रयाग। ठीक है, प्रयाग अभिलेख दोस्तों। ठीक है, प्रयाग शिलालेख, सॉरी। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रयाग। तो ये चीज दोस्तों क्या है? प्रयाग अभिलेख कहां है दोस्तों? ये पहले कौशाम्बी में था।
फिर उसके बाद दोस्तों अकबर द्वारा इसे प्रयागराज में उठा लाया गया। और दोस्तों सातवां जो लेख था, सातवां स्तंभ लेख था, कौन सा था? अशोक स्तंभ लेख। दोस्तों यहीं से आपको पता है ये सारनाथ में, यहीं से दोस्तों वो चिन्ह लिया गया, ठीक है, प्रतीक चिन्ह यहीं से अपनाया गया, दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों? 7 आपके स्तंभ लेख हो गए हैं जो कि अशोक द्वारा बनवाए गए थे। चलिए, और दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो दोस्तों किसने की थी? टी फैंथेलर ने दोस्तों 1750 ईस्वी में। और दोस्तों इसको पढ़ा था किसने? तो दोस्तों याद रखेंगे, देखिए खोज किसने की? टी फैंथेलर ने। और दोस्तों इनके अभिलेखों को पढ़ा किसने सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों पढ़ा है 1837 में। और दोस्तों जो इनके अभिलेखों की जो लिपियां थी, कौन कौन सी लिपि थी दोस्तों आपको बता दें, जो भारत में इनके अभिलेख मिले दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। और ब्राह्मी लिपि से दोस्तों आपको पता देवनागरी लिपि निकली है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी और अन्य लिपियां निकली है, दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। और जो पाकिस्तान में इनके अभिलेख मिले थे वो दोस्तों खरोष्टी लिपि में थे, ठीक है। और अफगानिस्तान में जो अभिलेख इनके मिले वो अरमाइक लिपि में था दोस्तों। और जो एशिया माइनर यानी तुर्की के आसपास मिले थे वो ग्रीक लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। चलिए एक चीज आपको बता दें दोस्तों, 4 ऐसे अभिलेख थे जहां पर दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता, केवल 4 ऐसे अभिलेख थे जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी दोस्तों किसी भी अभिलेख में इनका नाम अशोक आपको नहीं मिलेगा। क्या साथियों? बाकी किसी भी अभिलेख में दोस्तों इनका नाम अशोक नहीं मिलने वाला है। तो कौन कौन से वो थे दोस्तों, तो उनके बारे में आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से अभिलेख थे जहां पर दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिला। तो याद रखेंगे, पहला गुर्जरा, मास्की, नोट्यूर और दोस्तों उद्गोलम, ये 4 अभिलेख थे जहां अशोक का नाम, वास्तविक अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य सभी अभिलेखों में दोस्तों इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। क्या दोस्तों? केवल 4 ऐसे अभिलेख हैं, गुर्जरा, मास्की, नट्यूर और उद्गोलम दोस्तों, जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सभी अभिलेखों में इनका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। क्या? देवनाम प्रिय दोस्तों इनका नाम मिलता है, और सब जगह दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों। क्या साथियों? ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और याद कर लेना। चलिए इनके 14 शिलालेख देखते हैं। देखिए प्रथम शिलालेख में, देखिए पूछेगा प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन दोस्तों। प्रथम शिलालेख में इन्होंने पशु बलि की निंदा की और कहा कि सभी संतान क्या है? सभी मनुष्य मेरी संतान। दोस्तों ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि सभी प्रजा मेरी संतान है। दोस्तों ये किसमें कहा गया? तो प्रथम शिलालेख में दोस्तों। दूसरे में क्या बताया गया कि लोक कल्याणकारी कार्य, दोस्तों इनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य करवाया गया दोस्तों उसके बारे में दूसरे में बनाया गया। देखिए लोक कल्याणकारी कार्य क्या होगा? तो पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए दोस्तों चिकित्सा खोला गया, ठीक है, चिकित्सा के, ठीक है। तो दूसरे में बताया गया। तीसरे में दोस्तों, तीसरे में बताया गया युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा। दोस्तों कहा गया कि 5 साल में दोस्तों ये क्या करते थे? अधिकारी पूरे विभाग का दौरा करते थे, यानी पूरे दोस्तों जो इनकी जहां तक इनका क्षेत्र था वहां का दौरा करते थे, जनता की समस्याएं को सुनते थे, ठीक है। चौथे में क्या कहा गया? तो चौथे में दोस्तों क्या बताया गया? धम्म का उद्घोष, ठीक है। पांचवें शिलालेख में दोस्तों क्या बताया गया? तो पांचवें में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया। वहीं दोस्तों छठे में क्या बताया गया? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में। और सातवें में दोस्तों क्या बताया गया? कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, मतलब आप कोई भी संप्रदाय को आप मान सकते हैं। आठवें में क्या बताया गया दोस्तों? तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। दोस्तों सम्राट जहां जहां यात्रा करते दोस्तों वो किसमें बताया गया? 8वें में, कि बोध गया गए थे दोस्तों, ठीक। इन सब के बारे में दोस्तों 8वें में बताया गया है। 9वें शिलालेख में दोस्तों धम्म समारोह की चर्चा की गई है। और 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पे बात की गई है। और 11वें में दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या की गई है। और 12वें दोस्तों स्त्री महामात्र की चर्चा की गई। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 13वां अभिलेख, क्या सबसे इंपॉर्टेंट 13वां अभिलेख? क्या कलिंग युद्ध का वर्णन। दोस्तों आपसे पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें अभिलेख में। कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। उसके अलावा 14वां अभिलेख क्या कहता है? कि अशोक का जनता के प्रति दोस्तों धार्मिक रवैया कैसा था, ये बताता है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? 13वां अभिलेख दोस्तों कलिंग वाला। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेही शिलालेख। क्या रुमनदेही दोस्तों अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। रुमनदेही शिलालेख दोस्तों अभिलेख नहीं, शिलालेख है ना। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? तो रुमनदेही दोस्तों। और आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार दोस्तों अशोक के बाद के उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? पुराण में, देखिए पुराण में कुछ और बताया गया दोस्तों, ऐसे कुछ और बताया गया। तो पुराण के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अशोक के बाद कौन आया दोस्तों? तो अशोक के बाद कुणाल आते दोस्तों। कुणाल अशोक के पुत्र थे। फिर उसके बाद दोस्तों पंदुपालित आते, क्या आते? बंधुपालित आते, वो कुणाल के पुत्र थे। उसके बाद दोस्तों इंद्रपालित आते, वो बंधुपालित का पुत्र था। फिर दोस्तों दसोन आता है, इंद्रपालित का पुत्र था। फिर दशरथ आते दोस्तों, दसोन का पुत्र था। उसके बाद संप्रीति आते हैं, वो दशरथ के पुत्र थे, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद सालिसूक आता है। फिर देव धर्म
कुणाल आता है, उसके बाद दोस्तों शतधनुष आता है और देवधर्मन का पुत्र होता है, और बृहद्रथ था अंतिम शासक। दोस्तों याद रखेंगे बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ का था अंतिम शासक था दोस्तों। क्या था? बृहद्रथ अंतिम शासक था दोस्तों। ये आपके पुराणों के अनुसार बताया गया है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब साथियों मैं आपको बता दूं कि देखिए ऐसे आपको बता दूं तो देखिए ऐसे आपको बता दूं इस तरीके से, तो देखिए कौन आया उसके बाद, देखिए पुराणों के अनुसार दोस्तों ऐसे मैं आपको बता दूं, देखिए अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुआ, देखिए उसके बाद देखिए अशोक के बाद, ठीक है, अशोक के बाद आपको पता है, देखिए अशोक का समय क्या 232 तक था, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए कुणाल आया, ठीक है, कोई भी बंधुपालित मानता, बंधुपालित का संप्रीति आ गए, ठीक है। संप्रीति के बाद दोस्तों सालिसुक मान गया, देववर्मन मान गया, और फिर सतधनवा मान गया, फिर उसके बाद बृहद्रथ मान गया। यानी कि यहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो केवल और केवल ये पूछा जाएगा कि भैया मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताना बृहद्रथ था। क्या? बृहद्रथ था। और दोस्तों आपको बता दें कि बृहद्रथ की हत्या कौन करता है, तो आपको बता दें पुष्यमित्र शुंग करता है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना कर देता। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देता कौन दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग। क्या? पुष्यमित्र शुंग दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करके दोस्तों ये चीज कर देता है। और आपको बता दोस्तों कुछ चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है क्या साथियों, कुछ चीजें आपको याद रखना दोस्तों। देखिए इस समय जो मौर्य वंश था ना, इस समय दोस्तों सीता किसको बोलते थे, तो सीता दोस्तों किसके लिए प्रयोग होता था, तो राजस्व कर के लिए दोस्तों, राजस्व कर यानी कि भूमि के राजस्व कर के लिए दोस्तों क्या बोलते थे, सीता कहते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। बाकी दोस्तों जो चीज हमें इंपॉर्टेंट लगा हमने आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट करवा दिया मौर्य वंश। देखिए आपको जाना कहाँ है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, ये आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लास के दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लगा दोस्तों संपूर्ण हिंदी, आप यहां से कर लीजिएगा तैयार, ठीक है। इसमें हमने सब कुछ पढ़ा दिया है वीडियो के लिए, री एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।